हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी आधारित होने वाली है यूजीसी नेट एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसको आप हॉट टॉपिक भी कहते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं आपके। तो पहला टॉपिक है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये क्या था, इसके कब गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष ने जब इस्तीफा दिया तो कौन उसके अध्यक्ष बने दोबारा से, फिर इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन कौन सी थी, वैसे ही आपका सेकंड एआरसी क्या थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके अलावा उसकी महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट थी वो आपकी क्या क्या थी। तो पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका गठित किया गया था 5 जनवरी 1966 को, जिसको आप फर्स्ट एआरसी यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी आपका कहते हैं। ये गठित हुआ था 5 जनवरी 1966 में। तो इसकी अध्यक्षता की थी, प्रारंभ में अगर बात करें तो मोरारजी देसाई ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि बाद में जनता पार्टी की तरफ से जो फर्स्ट गैर कांग्रेसी सरकार थी वहां पे प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो प्रारंभ में मोरारजी देसाई इसके प्रमुख है और बाद में ये उप प्रधानमंत्री बन गए थे, आपके डिप्टी पीएम बन गए थे। तो इन्होंने इस पद से आपका इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पे जो नए व्यक्ति आए थे उनका नाम है के हनुमंतैया, को बाद में प्रथम एआरसी का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया था तो उसके उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष कौन बने, इसके अलावा ये तो पहले उपाध्यक्ष थे। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। दूसरा है कार्यक्षेत्र क्या था, तो इसे देश के सार्वजनिक प्रशासन की जांच करने और इसके सुधार और पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया था। तो बहुत बार जैसे बहुत सारी चीजें जो कि करप्शन से रिलेटेड है, जब हम पढ़ते हैं लोकपाल लोकायुक्त की पहली बार सिफारिश किसने की थी, तो वो भी आपके फर्स्ट एआरसी यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी इन्होंने सिफारिश की थी। तो देश के जो सार्वजनिक प्रशासन है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जांच करने, उसकी सिफारिश मतलब सुधार के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया था इन्होंने। फिर है इसका महत्वपूर्ण क्या योगदान रहा है, तो भारत में प्रशासनिक सुधारों की नींव रखने वाला यह पहला आयोग था जिसने सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त किया। तो ये था इसके बारे में। फिर इसका महत्वपूर्ण सिफारिश की बात करें तो पहला इसका सिफारिश था वो था जो आपका मंत्रिमंडल का आकार होता है उसको सीमित करना। तो इसने सिफारिश की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट होती है वहां पे एक संक्षिप्त निकाय होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके पहले बहुत सारे मंत्री होते थे और इन्होंने बोला कि एक सीमित आकार होना चाहिए आपका और वहां पे ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री सहित इन्होंने बोला उसमें 16 मंत्री आपके लगभग होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर सहित यानी 15 आपके मंत्री 1 पीएम। फिर है परिषद का कुल आकार, तो इन्होंने सुझाव दिया कि जो आपकी परिषद होती है मंत्री परिषद, उसमें आपके 40 से 45 लोग शामिल होने चाहिए, इतनी ही सीमित होनी चाहिए। पहले आपके 81-82 इतने सारे मंत्री होते थे। तो इसने सुझाव दिया कि परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों सहित लगभग 40 से 45 तक आपकी सीमित होनी चाहिए। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार, इस तरह से कुछ उप मंत्री आपके होते हैं। फिर आपका उद्देश्य क्या था, तो विभिन्न विभागों के बीच अधिक दक्षता, सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना था, बेहतर समन्वय और प्रभावी प्रशासन के लिए। तो जिससे कि जो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हो, इस तरह से इन्होंने इसको जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना भी उसमें आपका रखा था। तो ये इस बारे में था। फिर है महत्वपूर्ण नोट की अगर बात करें तो जो इन्होंने फिक्स किया था कि जो कैबिनेट है उसका आकार सीमित होना चाहिए, बाद में संविधान संशोधन भी किया गया, उसका आकार सीमित किया गया, जिसको आप सभी जानते हैं 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2003 में। तो वहां पे ये व्यवस्था की गई थी कि केंद्रीय मंत्री परिषद यानी जो आपकी कैबिनेट होती है उसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है आपकी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 15% से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए कि जो कैबिनेट मंत्री है उनकी संख्या, जो कि मंत्री परिषद होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद जिसमें कि बहुत सारे मंत्री आपके आते हैं।
तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान आपका किया गया। उदाहरण की बात करें तो वर्तमान समय में अगर बात करें लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, और इनका जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% की बात करें तो 543 का अगर 15% बोले तो लगभग आपके 81 मंत्री के राउंड आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने काउंट किया था, तो आप अपने तरह से देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट आपका कितना आता है। फिर है कि जो प्रथम एआरसी की सिफारिश थी तो विशेष रूप से 16 सदस्यीय कैबिनेट को लक्षित करती थी। इसके अलावा 91वां संवैधानिक संशोधन संपूर्ण मंत्रिपरिषद को सीमित करता है, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को। तो ये हमने जाना, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की। 5 जनवरी 1966 को गठित किया गया था। स्थापना प्रारंभिक अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, बाद में के हनुमंतैया आपके बनते हैं, और उद्देश्य था सार्वजनिक प्रशासन की जांच सुधार करने की सिफारिश, और प्रशासनिक सुधार की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम आपका माना जा रहा था। तो ये इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट था। इसका उद्देश्य यही था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में सुशासन, दक्षता, प्रशासनिक सुधारों के लिए एक आधार तैयार किया था, जिसने आगे सुझावों ने आगे चलकर संवैधानिक प्रावधान का रूप आपका लिया था। तो ये फर्स्ट एआरसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, कुछ इम्पोर्टेंट इनकी सिफारिशें थी जो कि हर बार आपकी पूछी जाती है। तो नेक्स्ट जो सेकंड एआरसी थी, जिसको कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ से भी आपका बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक प्रश्न बना था कि वीरप्पा मोइली के इस्तीफे के बाद दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बने व्यक्ति कौन थे। तो वीरप्पा मोइली जो पहले कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री थे, उनकी सिफारिश पे एक आयोग का गठन किया गया था, जो कि एक राजनेता थे, जिसका नाम था सेकंड एआरसी यानी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, और इसका गठन हुआ था कब, 31 अगस्त 2005 को। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 5 जनवरी 1966 को, ये बना 31 अगस्त 2005 को। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि देश के लिए एक सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, टिकाऊ और कुशल प्रशासन प्राप्त करने के उपायों का सुझाव देना। नेक्स्ट था इसकी संरचना की अगर बात करें तो एक उच्च स्तरीय आयोग जिसमें प्रशासनिक, शैक्षिक और सार्वजनिक जीवन के विशेषज्ञ शामिल हो, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य संरचना थी कि एक उच्च स्तरीय आयोग के तौर पे इसको गठन करना था, और इसमें प्रशासन से भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लोग भी शामिल होने चाहिए, कुछ शैक्षिक फील्ड के लोग, कुछ आपके सार्वजनिक जीवन के विशेषज्ञ भी शामिल होने। इन्होंने 15 रिपोर्ट आपकी सबमिट की थी, और जो आपका विभिन्न जो पहलू है उन पे व्यापक रूप से चर्चा करती है, उन पे व्यापक रूप से बात करती है। तो प्रारंभिक अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, वीरप्पा मोइली थे, जो कि 2005 से 2009 तक इसके मतलब ये रहा है प्रथम सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं प्रारंभ में 2005 से 2009 तक कौन थे, वीरप्पा मोइली, जो कि एक प्रख्यात राजनेता और कुशल प्रशासक के तौर पे इनको जाना जाता है, और केंद्र में मंत्री नियुक्त होने के बाद इन्होंने अपना ये पद छोड़ दिया था, यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। तो 2009 में आयोग ने अध्यक्ष मतलब इन्होंने इस आयोग के अध्यक्ष पद से आपका इस्तीफा, तो इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, वी रामचंद्रन बनते हैं। तो 2009 के बाद ये इसका कार्यभार संभालते हैं, जो कि पहले से ही आयोग के एक सदस्य थे, बाद में इसके अध्यक्ष बनते हैं। और मोइली की अध्यक्षता इस्तीफे के बाद आयोग की अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी, और आयोग के रिपोर्टों के अंतिम चरणों की देखरेख भी इनके उसमें हुई थी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं 15 रिपोर्ट किस किस से संबंधित है, तो पहला था सूचना का अधिकार से संबंधित, इसके अलावा मानव पूंजी का दोहन से संबंधित, संकट प्रबंधन क्राइसिस मैनेजमेंट से संबंधित, शासन में नैतिकता से संबंधित, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, इसके अलावा संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित, आतंक का मुकाबला करने, सामाजिक पूंजी से संबंधित, कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, नागरिक केंद्रित प्रशासन, भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना, राज्य एवं जिला प्रशासन। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी रिपोर्ट पूछी जाती है, जैसे कि नागरिक केंद्रीय प्रशासन कौन सी रिपोर्ट थी, 12वीं रिपोर्ट थी। संकट क्राइसिस मैनेजमेंट किस रिपोर्ट से संबंधित था, 3री रिपोर्ट थी। शासन में नैतिकता, 4थी रिपोर्ट। तो ये आपकी कुछ चीजें आपकी पूछी जाती है यहाँ से।
तो इसके बारे में हमने देखा कि 31 अगस्त 2005 को सेकंड एआरसी आपका बना था। अध्यक्ष थे प्रारंभ में कौन, वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष बने थे और 2009 में ये केंद्रीय मंत्री आपके बन जाते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया था। फिर इनकी जगह वी रामचंद्रन इनके उत्तराधिकारी बने थे और इन्होंने 15 रिपोर्ट शामिल की थी। और इनकी रिपोर्ट का महत्व क्या है, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन को बढ़ावा देना, प्रशासनिक सुधारों के लिए नीतिगत मार्गदर्शन करना, जवाबदेही, पारदर्शिता और कुशलता में सुधार, केंद्र और राज्यों में बेहतर समन्वय और विकास। तो वीरप्पा मोइली के इस्तीफे के बाद वी रामचंद्रन ने दूसरे एआरसी की अध्यक्षता संभाली। आयोग की महत्वपूर्ण रिपोर्टों के अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। जैसे आप देखते होंगे टीसीटी, पीजीटी, वहाँ पे भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न आपका ऐसे बना था कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो सेकेंड एआरसी थी, किस रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था। तो वो था आपका 12वीं रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, नागरिक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में हमने अभी डिटेल से जाना कि 31 अगस्त 2005 को बना था और अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। उद्देश्य था देश में सरकार के सभी स्तरों पर एक सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, टिकाऊ और कुशल प्रशासन प्राप्त करने के लिए सुझाव देना। और यहाँ पे वीरप्पा मोइली की ये पिक्चर है आपका। तो यहाँ पे इसकी जो 15 रिपोर्ट है, जैसे कि सूचना का अधिकार, जो कि काफी लंबे संघर्ष के बाद आपका आया है। 1990 से ही इसके लिए मूवमेंट आपका शुरू किया गया था। अरुणा रॉय का नाम सुना होगा आपने, MKSS का नाम सुना होगा। इसके अलावा तमिलनाडु में पहली बार 1997 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। फिर और लंबा मूवमेंट चला, फिर जाके 2002 में एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। उसके बाद आपका 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में आपका लागू होता है। तो यहाँ पे भी सूचना का अधिकार सुशासन की अचूक कुंजी के तौर पे इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने पारदर्शिता के बारे में बात की थी कि जो आपकी कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं होती है, जैसे कि आपकी जो किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती है, तो उसको आपका 48 घंटे के भीतर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी सूचना जिनको कि 30 दिनों के भीतर आपका प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इस तरह से इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। दूसरा है मानव पूंजी का दोहन। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में इन्होंने बात की थी। अधिकारों और शासन पर केस स्टडी इन्होंने की थी। संकट प्रबंधन, तो आपदाओं में निराशा से आशा की ओर बढ़ना भी इनकी एक रिपोर्ट थी। इसके अलावा शासन में नैतिकता, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों को संबोधित करना। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था, तो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय और शांति से संबंधित, इन्होंने इसके बारे में बात की थी। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस यानी पंचायती राज और शहरी निकायों को और अधिक पावर देना, उनको सुदृढ़ करना, वित्तीय पावर उनको देना, इसके बारे में बात की थी। संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण की बात इन्होंने की थी। संघर्ष और आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे इन्होंने उठाए थे। आतंकवाद का मुकाबला यानी कम्बैटिंग टेररिज्म, तो ये इनकी 8th रिपोर्ट थी। ये भी बहुत बार आपकी पूछी गई है, देश को सुरक्षा खतरों से बचाना। फिर है सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी, तो समुदाय के माध्यम से एक साझा भविष्य का निर्माण करना भी इनकी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी। कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण यानी सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिविल सेवाओं में नई ऊंचाइयों को छूना। इसके अलावा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना यानी डिजिटल सेवाओं के लिए स्मार्ट भविष्य का रास्ता। और नागरिक केंद्रित प्रशासन यानी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसका शासन का मूल तत्व इसको माना था इन्होंने। सेवोत्तम मॉडल भी इन्होंने दिया था, उसी पे आपका आधारित था। भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना, तो केंद्र सरकार की संरचना में सुधार करना। इसके अलावा वित्तीय केंद्रित प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना, जो बजटीय और राजकोषीय नीतियां होती है उनमें सुधार की बात इन्होंने की थी। और लास्ट रिपोर्ट थी राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित। तो ये रिपोर्ट से बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आपके, इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण अवधारणाओं की इन्होंने बात की थी, जैसे कि सेवोत्तम मॉडल, जो कि काफी चर्चा में रहता है, संगठनों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करना। तो कई बार पूछा जाता है कि सेवोत्तम मॉडल किस एआरसी ने इसकी बात की थी। तो ये था सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग। सिटीजन चार्टर यानी नागरिक सिटीजन चार्टर की बात की थी, जो कि आपका ब्रिटेन में सबसे पहले आया था। वहां के एक PM हुए थे जिनका नाम था
जॉन मेयर, उन्होंने लाया था। फिर इंडिया में 1997 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बारे में बात की जाती है। शिकायत निवारण यानी ग्रीवेंस रिडर्सल के बारे में भी इन्होंने बात की थी, नागरिकों की शिकायतों को सुनना और प्रक्रियाओं का सरलीकरण के बारे में भी बात की थी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण जो सिफारिशें थी वो किसकी थी, आपके सेकंड एआरसी की। तो ये इसके बारे में था। एक प्रश्न जो कि हमेशा आपका बनता है, जिसका नाम है विश्व बैंक ने सुशासन की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी और कब प्रस्तुत की थी। तो वैश्विक विकास रिपोर्ट, शासन और विकास रिपोर्ट, विश्व विकास संकेतक, विश्व विकास रिपोर्ट। तो 1992 में आपकी एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था शासन और विकास में सुशासन की अवधारणा की परिभाषा, विश्व बैंक ने प्रस्तुत की थी। और ये अध्ययन था 1989 में, जो उप सहारा जो अफ्रीका में है वहां पे इन्होंने बात की थी इसके बारे में। तो रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन को किसी देश की आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रबंधन में विकास के लिए शक्ति का प्रयोग करने का तरीका के रूप में परिभाषित किया था। तो इस रिपोर्ट का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, शासन और विकास रिपोर्ट 1992 में विश्व बैंक ने प्रस्तुत की थी। और फिर यूएनडीपी ने जो सुशासन की 8 तत्व भी आपके बताए हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे इसमें आपका नहीं है, हम उसको कभी और चर्चा करेंगे। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, ये भी सुशासन का एक तत्व है, लेकिन ये यूएनडीपी ने नहीं दिया है। जवाबदेही, निर्णय लेने वालों को जवाबदेही और उत्तरदायी बनाना, विकास के लिए कानूनी मॉडल, कानूनी ढांचा बनाना, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, तो ये इससे संबंधित है। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एक प्रश्न बना था, निम्नलिखित राज्यों को वहां लोकायुक्त स्थापना के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये यहाँ से भी लोकायुक्त जो अधिनियम है, लोकपाल है, उसकी सिफारिश भी प्रथम एआरसी के द्वारा आपकी की गई थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान था ये। तो लोकपाल के बारे में बहुत सारी बात पूछी जाती है। एक लंबे मूवमेंट के बाद 2013 में, मतलब जो अन्ना हजारे का करप्शन अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था, उसके बाद आपका 2011 में हुआ था, 2011-12 में। तो उसके बाद आपका लोकपाल आता है, विधेयक पारित होता है। उसके बाद लोकपाल 2019 में जाके बनता है। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बनते हैं। उसके बाद प्रदीप मोहंती को लगभग 3 वर्ष के लिए मतलब कार्यभार दे दिया जाता है, उनको लोकपाल नहीं। फिर आपका अभी लोकपाल कौन है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो लोकपाल सबसे पहले जो लोकायुक्त विधेयक है उसको पारित करने वाला राज्य आया था। तो राज्यों में आपका लोकायुक्त होता है। तो इसको पारित करने वाला जो राज्य था पहली बार, वो था उड़ीसा 1970 में, लेकिन स्थापना नहीं हुई थी, खाली विधेयक पारित किया था। 1983 में जाके स्थापना होती है। और दूसरा था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थान की स्थापना करने वाला पहला राज्य। तो यहाँ पे बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि उड़ीसा में आया, महाराष्ट्र में आया। तो उड़ीसा ने पहले विधेयक पारित किया था, लेकिन बाद में इन्होंने लोकपाल बनाया, लोकायुक्त बनाया था वहां पे 1983 में। लेकिन महाराष्ट्र ने विधेयक भी पारित जल्दी मतलब बाद में किया 1971 में, और लोकायुक्त भी आपका तुरंत बना दिया था। फिर है राजस्थान 1973 में, फिर है बिहार में 1973 में, उत्तर प्रदेश 1975 में। तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लोकायुक्त से संबंधित। तो प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, किसका, लोकपाल और लोकायुक्त। तो राज्यों में आपका लोकायुक्त होता है। फिर है आपकी कुछ योजनाएं जहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका कब आया था। तो ये आया था अप्रैल 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये आपका ग्रामीण आबादी को सुलभ और किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना, तो ये आपकी 2011 में आपकी आती है। फिर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये भी आपका 2013 में आता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये आपका 2014 में। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, जो कि 2016 में आपका आया था। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल में ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार आप सभी को पता होगा कि एलपीजी का जो संकट है, आप सभी परिचित हैं उन सभी से। तो यहाँ से आपके एक प्रश्न जो कि काफी पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि बीपीएल परिवारों यानी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवारों की जो महिलाएं हैं, उनके लिए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित था। तो 1 मई 2016 को ये योजना आई थी कि जो लकड़ी जलाने से जो धुआं होता है, उसके कारण बहुत सारा हेल्थ इफेक्ट आपका पड़ता है। इंडोर जो पोल्यूशन होता है, उससे लड़ने के लिए स्वच्छ ईंधन
के तौर पे इसको मुहैया कराया गया था और एक योजना लागू की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। फिर 2017 में बिजली से संबंधित एक योजना थी जिसका नाम था सौभाग्य योजना, पीएम सहज बिजली हर घर योजना। तो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए 2017 में आई थी। 2018 में आयुष्मान भारत मिशन आया था आपका, तो यहाँ पे पर फैमिली को आपका पर ईयर 5 लाख के बारे में बात की गई थी और यहाँ पे कम आय वाले लोगों के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सार्वजनिक बीमा कोष के रूप में इसको जारी किया गया था। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च हुई थी। फिर पीएम कुसुम योजना जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित थी, किसानों को हरित ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा प्रोवाइड करना, तो मार्च 2019 में आई थी। तो पीएम कुसुम योजना, तो इसका फुल फॉर्म भी काफी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका कई बार पूछा जाता है कि पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है। किसान सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। फिर है पीएम केयर्स फंड, कोविड-19 के दौरान आप सभी परिचित होंगे कि सभी ने इसमें पैसा आपका दिया था कोविड महामारी से लड़ने के लिए, लेकिन बहुत बार इससे मतलब सवाल बनते हैं क्योंकि इसको जो सूचना का अधिकार है उसके तहत इसकी जो जानकारी बाद में मांगी गई थी कि हमने जो पैसा दिया वो कहाँ खर्च हुआ, तो सरकार ने इसकी जो जानकारी थी वो आपका प्रोवाइड नहीं की थी, तो बहुत बार ये न्यूज में रही है। तो 2020 में आपका ये स्कीम आई थी पीएम केयर्स फंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये हमने देखा कि पीएम उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम केयर्स फंड, कब कब कौन सी योजना आपकी आई थी। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आया था जैसे कि वीवीपैट, तो वहां पे आपकी ईवीएम के बाद ईवीएम में जब वोट डालते हैं तो उसके बाद 7 सेकंड के लिए एक पर्ची निकलती है जिसका नाम होता है वीवीपैट। तो वीवी मतलब एक पैट मतलब आप देख सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया। तो वीवीपैट काफी इम्पोर्टेंट है, तो पीयूसीएल ने इसकी सिफारिश की थी। इसके अलावा उम्मीदवार की पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण, तो एडीआर की रिपोर्ट भी आपकी कब आई थी, 2002 में आई थी। इसके अलावा एलजीबीटी से संबंधित नाज फाउंडेशन एक केस है और चिपको आंदोलन आप सभी परिचित है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो वीवीपैट की बात करें तो 2013 में पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को भी लागू करने का निर्देश दिया था, यानी वीवीपैट। तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है। इसके अलावा ईवीएम कब प्रयोग में आया, पहली बार कहाँ पे प्रयोग में आया, तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके। इसके अलावा उम्मीदवार की पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के साथ ये केस जुड़ा है। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम एडीआर मामले में निर्णय दिया था कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, शैक्षिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है। एलजीबीटी जो कि नाज फाउंडेशन की रिपोर्ट पे आधारित था, नाज फाउंडेशन से संबंधित एक केस था। तो 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को मान्यता दी थी, जो आईपीसी होती थी, जिनका नाम अब आपका चेंज किया गया था, जिससे भारत में एलजीबीटी अधिकारों की कानूनी लड़ाई को बड़ी दिशा मिली। तो एलजीबीटी के बारे में आप सभी काफी अच्छे से परिचित होंगे। इसके अलावा चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हैं। तो 1973 में आपका शुरू हुआ था। तो यहाँ से भी काफी आपके प्रश्न बनते हैं।